हाँ जी स्टूडेंट्स, सो आपका नेक्स्ट टॉपिक है मॉडल ऑफ एटम्स। हाँ जी बेटा, तो हमने यहाँ पे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आपने इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड जो न्यूट्रॉन है उसको डिस्कवर कर लिया। मीन्स यू हैव डिस्कवर्ड द सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल जिसको आप बोलते हो। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि आपने ये तो फाइंड आउट कर लिया कि एटम इज मेड अप ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, बट ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं ये एटम के अंदर अरेंज कैसे होते हैं, दैट इज़ द बिग क्वेश्चन। ठीक है, सो उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो शुरुआत है उसमें दो मॉडल आपके दिए गए, मॉडल ऑफ एटम। जो सबसे फर्स्ट मॉडल था वो आपका दिया था जे थॉमसन ने, जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, जिन्होंने जो मॉडल ऑफ एटम है उसको कंपेयर किया था वाटरमेलन के साथ। उन्होंने हमें क्या बताया था कि जो आपके पास जैसे वाटरमेलन में जो रेड पार्ट होता है, उन्होंने एज्यूम किया सेम कि एटम में ऐसे ही आपके पास प्रोटॉन एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, एंड जैसे बीज होते हैं आपके पास, शीट्स होते हैं वाटरमेलन में, सेम आपके पास एटम में ऐसे इलेक्ट्रॉन आपके जुड़े होते हैं। ठीक है, इसीलिए जे थॉमसन के जो मॉडल है उसको हम वाटरमेलन मॉडल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इनमें बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारी क्या, इन्होंने तो बस हमें एक ही ऑब्जर्वेशन हमें बेसिकली बताई। इन्होंने हमें जो आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया वो यही बताया कि एटम के अंदर जो मास है ना भाई, मास एटम का वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले तो इन्होंने आपको बताया यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, ये इनकी इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी। ठीक है, सेकंड जो इन्होंने हमें बताया वो न्यूट्रलिटी के बारे में बताया कि आपके पास जो ओवरऑल एटम है ना वो न्यूट्रल होता है, जितना उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो उन्होंने ये हमें थोड़ा सा बताया, इसकी ब्रीफ डिस्कशन मैं आपको दूंगी। सेकंड, इनकी जो भी क्या इनमें जो लिमिटेशंस थी इस मॉडल को फेल कर दिया गया जब आपके पास नेक्स्ट मॉडल आया, एंड द मॉडल इज रदरफोर्ड्स मॉडल। जे थॉमसन ने आपका जो मॉडल था वो 1898 में दिया था, रदरफोर्ड ने 1911 में आपका एक्सपेरिमेंट किया, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तब उन्होंने आपका जो मॉडल है एटम का वो आपका दिया। एक बार मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड ने आपके पास एक चैम्बर के अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल, यू कैन से रेडियो एक्टिव एलिमेंट अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई। किसके ऊपर? एक स्लिट के ऊपर, एक फॉयल के ऊपर स्लिट का उसने यूज़ किया, ताकि जो आपके अल्फ़ा पार्टिकल है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करके इस फॉयल के ऊपर जाके फॉल करे। फॉयल आपके पास गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम किसी की भी हो सकती है। मेटल की फॉयल आपने लेनी है, थिन फॉयल। ठीक है, जिसका जो साइज़ है वो अप्रोक्स 100 नैनोमीटर होना चाहिए। नैनोमीटर यू नो वेरी लोएस्ट क्वांटिटी, आप इसकी यदि मेज़रमेंट करते हो तो बहुत छोटी यूनिट होती है नैनोमीटर। ठीक है, इस फॉयल के ऊपर जैसे उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल को बम्बार्डमेंट कराया, अल्फ़ा पार्टिकल की डिफ्लेक्शन को नोट करने के लिए उन्होंने जिंक सल्फाइड की स्क्रीन का यूज़ किया। मीन्स यहाँ पे कॉटिंग की किसी फ्लोरोसेंट मटेरियल की, जिंक सल्फाइड की, ताकि जो अल्फ़ा पार्टिकल इस स्क्रीन के ऊपर आपके स्ट्राइक करे तो वो ईजिली हम डिटेक्ट कर सकें। ठीक है, उन्होंने क्या फाइंड आउट किया, उन्होंने फाइंड आउट किया कि जैसे ही आपके सोर्स से अल्फ़ा पार्टिकल रिलीज़ होके फॉयल पे फॉल करते हैं तो जो मोस्ट ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल हैं वो आपकी स्ट्रेट लाइन में निकल जाते हैं। मीन्स 99.9% तो यहीं पे चले जाते हैं। मोस्ट ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होती, जाके स्ट्रेट लाइन में मूव करके यहाँ पे आपके स्ट्राइक करते हैं। ये ऑब्जर्वेशन हमें बताती है भाई जो भी फॉयल आपने ली है, मीन्स जो एटम है, एटम के अंदर एम्प्टी स्पेस बहुत ज़्यादा है। मीन्स अल्फ़ा पार्टिकल को कोई रुकावट नहीं हुई, वो सीधे निकल गए। ठीक है, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से ये भी फाइंड आउट किया कि जो मोस्ट ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल है वो तो यहाँ स्ट्राइक हुए। सेकेंड ऑब्जर्वेशन की कि कुछ डिफ्लेक्शन भी हुई, यहाँ जाके टकरा गए, यहाँ जाके टकरा गए। ठीक है, ये डिफ्लेक्शन हमें शो करती है कि जो अल्फ़ा पार्टिकल आपके हल्के से एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, मीन्स वो अल्फ़ा पार्टिकल हमें शो करेंगे कि
एटम के अंदर कहीं ना कहीं अब अल्फ़ा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कि अल्फ़ा पार्टिकल के अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है, जिसकी वजह से रिपल्शन हुई और वो जाके वहाँ से आपके पर्टिकुलर एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। अब 20,000 में से कोई एक अल्फ़ा पार्टिकल ऐसा भी था जो अपना यहाँ पे टकराया, यहाँ पे स्ट्राइक किया एंड वापस 180 डिग्री के एंगल पे ही वापस निकल गया। वो चीज़ हमें वो जो आपकी ऑब्जर्वेशन है वो हमें बताती है कि बीच में कहीं ना कोई ऐसी हार्ड थिंग प्रेजेंट थी जिससे ये अल्फ़ा पार्टिकल स्ट्राइक किया एंड वापस अपना जो पाथ है वही इसने फॉलो किया, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन से उन्होंने आपके बताया कि 2 बेसिक ऑब्जर्वेशन उन्होंने फाइंड आउट की। सबसे पहली बात कि एटम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस पार्ट होता है विच हैविंग द पॉजिटिव चार्ज, जहाँ पे पूरे एटम का जो मास है वो क्या रहता है, कंसंट्रेटेड रहता है, ठीक है। सेकंड ऑब्जर्वेशन उन्होंने आपको बताई एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट की। उन्होंने हमें बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में आपके रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। इस मॉडल को उन्होंने कंपेयर कर दिया सोलर सिस्टम के साथ कि जैसे सन के अराउंड आपके जो प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं, सेम न्यूक्लियस के अराउंड आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो भी रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। इसलिए इस मॉडल को आपका सेकंड नाम भी दिया जाता है, दैट इज़ द प्लेटनरी मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। सो पहले मैंने ये आपको थोड़ा सा जर्नल सा बताया है, अब हम इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सो इसको ध्यान से देखना। थॉमसन मॉडल 1898 में प्रपोज किया गया था। उन्होंने एटम को जो स्फेयर जो पॉजिटिव आपका जो चार्ज कैरी करता है, उसने एटम को एज्यूम किया है कि आपके पास क्या होता है, एक स्फेयर होता है विच कैरी द पॉजिटिव स्फेयर ही इसको हम बोल देते हैं, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो एम्बेडेड रहते हैं, जुड़े रहते हैं, ठीक है। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इतना तो होना चाहिए ताकि ये पॉजिटिव जो चार्ज है उसको क्या कर सके, न्यूट्रलाइज कर सके। सो ओवरऑल जो एटम है वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। इस मॉडल को उन्होंने वाटरमेलन के साथ कंपेयर किया या केक के साथ कंपेयर किया कि जैसे केक में ड्राइड ग्रेप्स या किशमिश आपके एम्बेडेड होते हैं, सेम आपके पास जो एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन आपके एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। वाटरमेलन एंड जो पडिंग है, रेजिन पडिंग, उसके साथ उन्होंने कंपेयर किया, तो इस मॉडल को हम रेजिन पडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट फीचर जो निकल के आया वो एक ही आया कि जो मास है एटम का वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। यूनिफॉर्म का मीनिंग समझते हो ना, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। लेकिन लिमिटेशन तो सारी की सारी ही लिमिटेशन थी थॉमसन मॉडल में। उन्होंने तो सिर्फ हमें न्यूट्रलिटी या मास के बारे में बताया। फर्दर इस मॉडल को फेल कर दिया गया, थॉमसन मॉडल फेल हो गया जब आपके पास कौन सा मॉडल आ गया, रदरफोर्ड मॉडल। देखो ये आपके पास से दिखाया हुआ है, रदरफोर्ड ने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, रेडियम को रखा है, ब्लॉक लिया लेड का, स्लिट का उन्होंने यूज़ किया है। स्लिट का यूज़ सिर्फ इसलिए किया है ताकि जो अल्फ़ा पार्टिकल है उसकी एक फाइन बीम बना सके एंड जो थिन फॉयल है उस पर एक्चुअल पोजीशन पे स्ट्राइक करा सके। यहाँ से उन्होंने डिफरेंट ऑब्जर्वेशन की। मोस्ट ऑफ पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में आपके जाके स्ट्राइक कर गए, कुछ आपके डिफ्लेक्ट हो गए पर्टिकुलर एंगल से। सो ये आपकी ऑब्जर्वेशन थी। 99.9% तो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन इस पॉइंट पे आके स्ट्राइक कर गए, ठीक है। बहुत कम स्मॉल एंगल से आपके मूव कर गए। कुछ देखो इन्होंने दे रखा है कि ओनली 1 in 20,000, एक किसी 20,000 में से कोई एक बैक हो गया, डिफ्लेक्टेड बैक, ठीक है। तो कंक्लूजन यहाँ पे क्या निकाला, जो मैंने आपको बताया था कि यदि जो मोस्ट ऑफ पार्टिकल है वो आपके इस पॉइंट पे जाके स्ट्राइक किए तो इसका मीनिंग है कि सफिशिएंट एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट है एटम के अंदर, ठीक है। और जो पार्टिकल आपके किसी स्मॉल एंगल से आपके डिफ्लेक्ट हो गए उसका मीनिंग अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज तो होता है, तो कहीं ना कहीं एटम के अंदर भी पॉजिटिव बॉडी प्रेजेंट होती है, ठीक है। थर्ड ऑब्जर्वेशन जो डिफ्लेक्टेड बैक कर गए उसका मीनिंग है कि वो किसी हैवी बॉडी से स्ट्राइक किए जो एटम के अंदर प्रेजेंट थी। तो वहाँ से उन्होंने बता दिया कि जो हैवी बॉडी जिसे वो स्ट्राइक करके एक वापस निकल गया तो वो क्या होता है, आपका न्यूक्लियस होता है,
ठीक है, तो जो ऑब्जर्वेशन थी, जो आपके इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन थे वो दो ही थे रदरफोर्ड मॉडल में। उन्होंने हमें बताया कि एटम के 2 पार्ट होते हैं, एक तो न्यूक्लियस होता है, एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है। ठीक है, न्यूक्लियस जो हैवी बॉडी होती है, कैरी द पॉजिटिव चार्ज, एंटायर मास न्यूक्लियस के अंदर ही कंसंट्रेट रहता है एटम का। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। ठीक है, मैंने आपको जैसा अभी बताया था कि उन्होंने सोलर सिस्टम के साथ कंपेयर किया है कि जैसे सन के अराउंड जो प्लैनेट्स है वो रिवॉल्व करते हैं, सेम न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर ऑर्बिटल में। तो उसको उन्होंने क्या बोल दिया, प्लेटनरी इलेक्ट्रॉन। एंड इस मॉडल को आपने क्या बोल दिया, प्लेटनरी मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, अब यहाँ से सप्लीमेंट टू योर नॉलेज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सरे एक्सपेरिमेंट ने हमें बताया कि जो आपके पास रेडियस है एटम का वो 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, कहने का मीनिंग ये है कि उन्होंने न्यूक्लियस के डायमीटर या न्यूक्लियस की जो रेडियस है उसको फाइंड आउट किया। उन्होंने फाइंड आउट किया, जो कंप्लीट ऑब्जर्वेशन मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने हमें बताया कि जो न्यूक्लियस है वो एटम के कंपेयर में एक्सट्रीमली स्मॉल होता है। यदि आप जो न्यूक्लियस है उसको एक क्रिकेट बॉल जैसा मानते हो, तो जो आपका एटम होगा वो 5 किलोमीटर तक फैला होगा। तो यू कैन इमेजिन कि 5 किलोमीटर के कंपेयर में वो जो क्रिकेट बॉल है वो कितनी स्मॉल होती है। ठीक है, सो इसी में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, आपका एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ठीक है, अब ये चीज़ ध्यान से देखना। देखो, किसी भी एलिमेंट को, हर एक एलिमेंट की मैं बात कर रही हूँ, आप डिपिक्ट करते हो ऐसे। A रिप्रेजेंट मास नंबर, Z रिप्रेजेंट एटॉमिक नंबर, X आपके पास क्या होता है, सिंबल ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का हो सकता है। ठीक है, ये A रिप्रेजेंट करेगा मास नंबर को, Z रिप्रेजेंट करेगा एटॉमिक नंबर को। ठीक है, अब ये चीज़ ध्यान से देखना, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही आपके क्या प्रेजेंट होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो जिस भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आपको पता हो तो वहाँ से डायरेक्ट पता लग जाता है इतने उसमें इलेक्ट्रॉन है, इतने उसमें प्रोटॉन है। ठीक है, मास नंबर, मास नंबर हमें बताता है कि आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को, क्योंकि न्यूट्रॉन पे चार्ज तो कुछ नहीं होता, मास होता है, तो वो मास में ही वेरिएशन शो कर सकता है। तो यदि आपको मास नंबर पता हो और एटॉमिक नंबर पता हो तो आप नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकाल सकते हो, क्योंकि एटॉमिक नंबर के पता होने से आपको नंबर ऑफ़ प्रोटॉन पता होगा। कहने का मीनिंग ये है कि इफ़ यू हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, मीन्स वो क्या है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो इसके ऊपर बेस्ड आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं जो आपने करने हैं। एक न्यूमेरिकल मैं यहाँ पे डिस्कस आपको करा देती हूँ। कोई भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक सोडियम। सोडियम का हमने एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल सिंबल इज़ Na। ठीक है, एटॉमिक नंबर आपके पास होता है लाइक Z आपका हुआ 11, मास नंबर आपका हो गया 23। आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो आप डायरेक्ट यहाँ से बताओगे एटॉमिक नंबर 11 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, कितना हो जाएगा वो 11। मास नंबर आपको पता है 23 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन आप क्या करोगे, मास नंबर में से माइनस कर दोगे 11 एंड आपके पास क्या आ जाएगा 12, वो क्या आ जाएंगे आपके न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो ये इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके आते हैं। ये आपका बेसिक सा टॉपिक था जो हमने डिस्कस करना था। इसी के ऊपर बेस्ड हम एक छोटी सी थोड़ी इम्पॉर्टेंट सी बातें कर लेते हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जो वर्ड्स आप कई बार सुनते हो, व्हाट आर आइसोटॉप्स, व्हाट आर आइसोबार्स, आइसोटोन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। अब देखो, आइसो वर्ड का तो मीनिंग होता है सेम, तो हर एक में ये आइसो तो सेम रहेगा।
टॉप्स का मीनिंग क्या होता है? टॉप्स का मीनिंग होता है ऐसे एटम्स, आइसोटॉप्स क्या होते हैं? सच एटम्स विच हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर तो उनका होता है सेम बट डिफरेंट मास नंबर। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप हैं, आप ऐसे शो करते हो, हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, डी से आप रिप्रेजेंट करते हो, ट्रीटियम। आइसोटॉप है ना, एटॉमिक नंबर तो क्या होगा? सेम, लेकिन मास क्या है? डिफरेंट है, तो इनको आप क्या बोलोगे? आइसोटॉप्स। ठीक है, अब नेक्स्ट कंटेंट पे हम आ जाते हैं, दैट इज द आइसोबार्स। इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। आइसोबार्स आपके पास क्या होते हैं? ऐसे एटम्स जिसका मास नंबर क्या हो? सेम हो, बट जो एटॉमिक नंबर है वो क्या हो? डिफरेंट हो। एग्जाम्पल दे देती हूँ, जैसे आर्गन, पोटाशियम, मास नंबर क्या है? सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है? डिफरेंट। एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर सेम, तो इनको आप क्या बोलोगे? आइसोबार्स। ठीक है, ऐसे ही आपके पास नेक्स्ट आते हैं आइसोटोन्स। एक ही चीज़ याद रखना, आइसोटोन्स मीन्स सेम न्यूट्रॉन्स। ठीक है, जैसे आपके पास कार्बन है 14 6 होता है, नाइट्रोजन होता है 15 7। यदि आप यहाँ से न्यूट्रॉन निकालते हो तो 14 में से 6 के 8 हो गया, एंड दैट इज़ ऑल्सो 8। तो दोनों है तो कार्बन नाइट्रोजन, लेकिन न्यूट्रॉन क्या है? सेम है, तो ये दोनों क्या हो गए आपस में? आइसोटोन्स। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉन नाम से पता लग रहा है, विच कंटेन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा, तो इसमें से क्वेश्चन आपके पूछते हैं, बहुत सारे आयंस दिए होंगे, एटॉमिक नंबर पता होगा तो आयंस से आप उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, एंड यू कैन एक्सप्लेन कि दीज स्पीसीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ओके, सो